बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैस लॉज हमें गैसेस के बिहेवियर के बारे में बताते हैं। ये वो ऑब्जर्वेशन है जो हमें ये बताती हैं कि किसी ख़ास कंडीशन में गैसेस का बिहेवियर क्या होगा, जबकि थेरीज़ हमें ये बताती हैं कि उस पर्टिकुलर बिहेवियर की रीज़न क्या है। हम ये कह सकते हैं कि लॉ हमें ये बताता है कि एक ख़ास कंडीशन में गैस कैसे बिहेव करेगी, जबकि थेरी हमें ये बताती है कि गैस ऐसे बिहेव क्यों करेगी। हम लॉ और थ्योरी के दरमियान में डिफरेंस समझने के लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल बॉयल्स लॉ हमें ये कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी गिवन मास ऑफ गैस की वॉल्यूम उसके प्रेशर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ये उन बहुत सी ऑब्जर्वेशन की समरी है जो कि इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशन को मालूम करने के लिए की गई। थ्योरी हमें ये बताती है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत सी खाली जगह होती हैं जो कि प्रेशर अप्लाई करने से कम हो जाती हैं और प्रेशर कम करने से ज़्यादा हो जाती हैं। इस तरह से प्रेशर चेंज करने से गैसेस की वॉल्यूम को चेंज किया जा सकता है। गैस लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी प्रपोज की गई। ये हमें जनरलाइजेशन को यूज़ करते हुए गैसेस के बिहेवियर के बारे में बताती है, और इसकी पर्टिकुलर बात यह है कि इट टॉक्स अबाउट रेंडमली मूविंग गैस पार्टिकल्स। अब हम ये देखते हैं कि ये थ्योरी कैसे डेवलप हुई। बहुत से साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को डेवलप करने के लिए काम किया। सबसे पहले थे डैनियल बर्नोलाई, अ स्विस मैथमेटिशियन, जिन्होंने सबसे पहले इस थ्योरी को प्रपोज किया। उसके बाद बहुत से वेल नोन फिजिसिस्ट ने इस पे काम किया। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, जो कि एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे, उन्होंने लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज प्रपोज किया। इस लॉ के मुताबिक किसी भी गैस में वेलोसिटीज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, बल्कि वो एक रेंज में होती हैं, एंड देयर इज अ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच हैज अ सर्टेन वेलोसिटी रेंज। एक ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट लडविग बोल्ट्जमैन ने गैस पार्टिकल्स में एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन पे काम किया, जबकि काइनेटिक इक्वेशन को एक जर्मन फिजिसिस्ट रुडॉल्फ क्लासियस ने डिराइव किया और तमाम गैस लॉज को इससे डिड्यूस किया। अब हम ये देखते हैं कि व्हाट आर द पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स किसी भी थ्योरी की वो बेसिक स्टेटमेंट्स होती हैं जिसको यूज़ करते हुए हम कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं या कोई प्रिडिक्शन कर सकते हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी भी पोस्टुलेट्स की फॉर्म में है, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि गैस मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। दे आर इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन एंड अ गैस कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, जैसा कि इसके नाम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से जाहिर है। अब हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पोस्टुलेट ये है कि गैसेस आर कंसीडर्ड टू बी कंपोज्ड ऑफ माइन्यूट डिस्क्रीट पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। ये पोस्टुलेट हर गैस पर अप्लाई होगा। हर गैस मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होती है। ये मॉलिक्यूल्स सीधी लाइन में रैंडमली मूव करती हैं, यहाँ तक कि या तो ये किसी दूसरे पार्टिकल से कोलाइड कर जाती हैं या ये वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ कोलाइड करते हैं। दोनों केसेस में इनकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोलिशंस परफेक्टली इलास्टिक होती हैं, यानी कि इनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है। एक मॉलिक्यूल जो एनर्जी लूज करेगा दूसरा उतनी ही गेन करेगा, और इस तरह से टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। एक गैस के मॉलिक्यूल्स एक ही साइज और एक ही मैस के समझे जाते हैं, जबकि ये दूसरी गैस के मॉलिक्यूल से साइज और मैस में डिफर करते हैं। किसी भी गैस का प्रेशर उसके मॉलिक्यूल्स के वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ कोलाइड करने का नतीजा होता है। गैस मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी उनके एब्सोल्यूट टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। इट मीन्स टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। सेवंथ पोस्टुलेट है, रिलेटिवली लो प्रेशर पर गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंसेस उनके मॉलिक्यूलर डायमीटर्स की निस्बत बहुत लार्ज होते हैं। आमतौर पर यह समझा जाता है कि दो करीब तरीन गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस उनके डायमीटर्स की निस्बत 300 टाइम्स तक होता है। गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई एट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस नहीं होती। एक्चुअली गैस मॉलिक्यूल्स इतने लार्ज डिस्टेंस पे होते हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जीज इतनी ज़्यादा होती हैं कि एट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस डेवलप नहीं हो सकती। गैस मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम
टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस के मुकाबले में नेग्लिजिबल होती है। फॉर एग्जांपल, इस गैस में मॉलिक्यूल्स के दरमियान लार्ज डिस्टेंसेस हैं। अगर हम इन मॉलिक्यूल्स के टोटल वॉल्यूम को गैस के वॉल्यूम के साथ कंपेयर करें तो इट इज़ वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। अब हम डिस्कस करते हैं काइनेटिक इक्वेशन को। आरजे क्लासियस ने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट से एक इक्वेशन डिराइव की जिसे हम काइनेटिक इक्वेशन कहते हैं। काइनेटिक इक्वेशन को हम PV = 1/3 mc बार स्क्वायर से शो कर सकते हैं। यहाँ पर P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, M एक गैस के मॉलिक्यूल का मास है, N जो है इट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस, और C बार स्क्वायर को हम कहते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। गैस के मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट रैंडम मोशन में होते हैं, इसलिए उन तमाम की वेलोसिटीज एक जैसी नहीं होती। इस पर्पस के लिए हम ये देखते हैं कि देयर आर फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव अ सर्टेन वेलोसिटी रेंज। यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब है गैस के टोटल मॉलिक्यूल्स का कुछ हिस्सा। हम यहाँ पर वेलोसिटीज को रेंजेस में डिवाइड करते हैं और हम कहते हैं कि एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन एक सर्टेन वेलोसिटी रेंज में होता है। फॉर एग्जांपल, अगर N1 मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी C1 है, N2 मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी C2 है और N3 मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी C3 है, तो हम वेलोसिटीज के स्क्वायर के साथ इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं और इसको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर C बार स्क्वायर एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज है। हम यहाँ पर वेलोसिटीज का स्क्वायर इसलिए लेते हैं क्योंकि हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी करते हैं। हम कहते हैं कि इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर मूविंग इन ऑल द 3 डायमेंशंस, और उन 3 डायमेंशंस में से भी हाफ हाफ जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के साइड पे। हमें यह मालूम है कि वेलोसिटीज एक वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, इसलिए वो मॉलिक्यूल्स जो कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं उनकी अपोजिट साइंस की वजह से वेलोसिटीज की वैल्यू 0 हो सकती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए वी टेक स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज। मीन स्क्वायर वेलोसिटी के स्क्वायर रूट को हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और इसकी वैल्यू को काइनेटिक इक्वेशन से डिराइव किया जाए तो वो ये आ जाती है। यहाँ पर R is general gas constant, T is absolute temperature while M is molar mass of the gas। इस रिलेशन से हमें ये पता लगता है कि एवरेज मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज टेम्परेचर से किस तरह से रिलेट करती हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमें ये बताती है कि गैस मॉलिक्यूल्स हर वक्त रैंडम मोशन की स्टेट में रहते हैं। इस मोशन की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी भी होती है, और ये काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर चेंज होने से उनकी मोशन भी चेंज हो जाएगी। अब हम ये देखते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशन गैस मॉलिक्यूल्स अंडरगो। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन: ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन एंड वाइब्रेशनल मोशन। हम इन मोशंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। किसी भी गैस मॉलिक्यूल की मोशन एक तरह की भी हो सकती है, उससे ज़्यादा तरह की भी हो सकती है। अगर तो कोई गैस मोनो एटॉमिक है जैसा कि हीलियम है, तो इसकी रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन पॉसिबल नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन शो करता है। लेकिन डायटॉमिक या पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में तीनों तरह की मोशन हो सकती है। ट्रांसलेशनल मोशन में मॉलिक्यूल का सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। इट मीन्स मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाता है। इस मोशन के साथ इन्वॉल्व एनर्जी को हम कहते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल मोशन में मॉलिक्यूल अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के गिर्द रोटेट करता है। इस सर्कुलर मोशन की वजह से इसका एक एंगुलर मोमेंटम होता है जो कि डिफरेंट डायमेंशंस में हो सकती है। इस मोशन के साथ इन्वॉल्व काइनेटिक एनर्जी को हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। वाइब्रेशनल मोशन में मॉलिक्यूल अपनी मीन पोजीशन से आगे और पीछे मूव करता है। इस मोशन के दौरान देयर इज अ कंटिन्यूअस इंटरचेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। हमें मालूम है कि इस पोजीशन पर तमाम की तमाम एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है। जब ये यहाँ से यहाँ पर आती है तो देयर इज इंटरचेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, यहाँ तक कि इस पोजीशन पर ये टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाती है और उसके बाद ये दोबारा से पोटेंशियल में चेंज होना शुरू हो जाती है। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में there is complex vibrational motion.
फॉर एग्जांपल देयर इज बेंडिंग जिसमें मॉलिक्यूल बेंड हो जाएगा, देयर इज सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग जिसमें मॉलिक्यूल में दोनों के दोनों पार्ट्स एक ही तरह से स्ट्रेच होते हैं, एक ही तरह से कंप्रेस हो जाते हैं, जबकि एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में देयर इज नो यूनिफॉर्म स्ट्रेचिंग। अब जैसा कि फॉर एग्जांपल ये अगर स्ट्रेच हो रहा है तो ये कंप्रेस हो रहा है, फिर ये स्ट्रेच होगा तो ये कंप्रेस हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि वाइब्रेशन के साथ एसोसिएटेड एनर्जी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी और वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी का सम है। रोटेशनल मोशन में एक मॉलिक्यूल अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के गिर्द रोटेट करता है। इस तरह की मोशन से इसे एक एंगुलर मोमेंटम भी मिल जाता है और यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व होती है दैट इज कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। वाइब्रेशनल मोशन में एक मॉलिक्यूल अपनी मीन पोजीशन से आगे और पीछे मूव करता है। इस तरह की एनर्जी को हम वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं, लेकिन चूंकि देयर इज अ कंटिन्यूअस इंटरचेंज बिटवीन kinetic and potential energies, therefore total vibrational energy is the sum of vibrational kinetic energy and vibrational potential energy. Polyatomic molecules की vibrational motion बहुत complicated होती हैं। हम ये देख चुके हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी उनके एब्सोल्यूट टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन एक रिलेशन डिराइव करने के लिए वी विल बी यूजिंग काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन। काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन ये है, हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इट मीन्स इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। जब हम इसको रीअरेंज करते हैं और इस 2 को राइट साइड पे ले जाते हैं तो हमारे पास इक्वेशन की ये फॉर्म आ जाती है। हम इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जहां पर ये वाली वैल्यू काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी। चूंकि ये वैल्यू काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, इसलिए इस काइनेटिक एनर्जी को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं और इक्वेशन की ये फॉर्म हो जाती है। नाउ इफ वी आर कंसीडरिंग 1 मोल ऑफ अ गैस देन n is equal to Avogadro's number. Substituting Avogadro's number here makes equation like this. हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन PV equals nRT होती है, जबकि 1 मोल के लिए इसकी फॉर्म हो जाती है PV equals RT। अब अगर हम इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करें तो हम ये देख सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं। इट मीन्स इनकी राइट हैंड साइड्स को भी इक्वल होना चाहिए। देयरफॉर RT इक्वल्स 2/3 NaKe। इस इक्वेशन में बेटा 2, 3 एवोगैड्रोस नंबर और R कांस्टेंट हैं। इट मीन्स कि काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर के साथ एक डायरेक्ट रिलेशन होगा। हम इक्वेशन को रीअरेंज करके काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर 3, R, 2 और Na कॉन्स्टेंट्स हैं, इसलिए इनको हम एक और कांस्टेंट K से रिप्लेस कर सकते हैं और हमारे पास ये सिंपल फॉर्म में Ke इक्वल्स हो जाती है Kt के। अब कांस्टेंट को अगर हम निकाल दें तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं? इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि द केल्विन टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज एक्चुअली द मेजर ऑफ इट्स एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। यही वाला केस इसका लिक्विड्स के केस में होगा, क्योंकि लिक्विड्स में भी मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, लेकिन चूंकि सॉलिड्स में सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होती है, इसलिए सॉलिड्स के लिए टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ एवरेज वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को यूज़ करते हुए गैस प्रेशर को एक्सप्लेन करेंगे। हमें मालूम है कि गैस मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन में रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि ये किसी दूसरे गैस मॉलिक्यूल से कोलाइड कर जाएं या वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ कोलाइड कर जाएं। तो किसी भी गैस का प्रेशर उसके मॉलिक्यूल्स के वॉल ऑफ द कंटेनर से कोलाइड करने का नतीजा होता है। ये जब वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ कोलाइड करती हैं तो उस पर एक फोर्स एक्सर्ट करती हैं जो कि इनकी काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करती है। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी और वो उतने ही ज़ोर से वॉल ऑफ द कंटेनर से कोलाइड करेंगे। अगर हम टेम्परेचर को फिक्स कर दें तो काइनेटिक एनर्जी भी फिक्स हो जाएगी और इस तरह से मॉलिक्यूल्स वॉल ऑफ द कंटेनर पर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। अब हम गैस प्रेशर की डिफरेंट यूनिट्स को भी डिस्कस करेंगे।
जब एक बैलून को फुलाया जाता है तो गैस मॉलिक्यूल्स उसकी वॉल के साथ कोलाइड करते हैं और उस पर एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं। इस फोर्स को यूनिट एरिया से डिवाइड करके हमारे पास प्रेशर आ जाता है। मैथमेटिकली हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर हम फोर्स को न्यूटन में लें और एरिया को स्क्वायर मीटर में लें तो प्रेशर की यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, जिसे हम पास्कल भी कहते हैं। प्रेशर की ऐसा यूनिट हमारे पास पास्कल है। हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, फोर्स ऑफ 1 न्यूटन स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 1 स्क्वायर मीटर। प्रेशर की दूसरी यूनिट्स भी होती हैं, जैसे कि एटमॉस्फेयर, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, टॉर या बार। सी लेवल पर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल होता है। हम ये देखते हैं कि वो 1 एटमॉस्फेयर दूसरी यूनिट के कैसे इक्विवेलेंट है। अगर हम इसको पास्कल के साथ देखें तो 1 एटमॉस्फेयर 101,325 पास्कल या 101,325 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के बराबर है। और इसको किलो पास्कल में चेंज करने के लिए हम 1000 से डिवाइड कर देंगे एंड इट विल बिकम इक्वल टू 101.325 किलो पास्कल। अगर पाउंड्स पर स्क्वायर इंच में देखा जाए तो 1 एटमॉस्फेयर 14.7 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच के बराबर होता है। मिलीमीटर ऑफ मरकरी के साथ इसका क्या रिलेशन है? 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। सिंस 1 millimeter of mercury is equal to 1 torr, therefore it is also equal to 760 torr. एग्जाम्पल ये है कि कन्वर्ट 10 पास्कल इंटू किलो पास्कल, जिसमें आप इसको 1000 से डिवाइड कर देंगी या एटमॉस्फेयर में, तो इसको आप यहाँ से रिलेशन यूज करते हुए चेंज कर सकती हैं। हम चार्ल्स लॉ डिस्कस कर चुके हैं, जो हमें ये बताता है कि किसी भी गैस की वॉल्यूम उसके टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। चार्ल्स लॉ की एक क्वांटिटेटिव डेफिनेशन भी है जो हमें ये बताती है कि व्हाट इज़ द चेंज इन वॉल्यूम फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर। ये हमें ये बताती है कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय 1/273 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस प्रोवाइडेड द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। अगर हम टेम्परेचर को -273.15 डिग्री सेल्सियस तक डिक्रीज कर दें तो गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है। क्या ये हकीकत में मुमकिन है? असल में एक गैस इस तरह के टेम्परेचर पर पहुंचने से बहुत पहले ही लिक्विड या सॉलिड फेज में चेंज हो जाती है और गैसियस स्टेट में रहती ही नहीं है। इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए लॉर्ड केल्विन ने एक नया स्केल डिवाइस किया जो कि -273.15 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है और इसको उन्होंने इक्विवेलेंट किया 0 केल्विन के। इस टेम्परेचर स्केल को यूज़ करते हुए उन्होंने गैसेस के टेम्परेचर को मेजर किया। हम इस स्केल को एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल या केल्विन टेम्परेचर स्केल कहते हैं और इसका 0 एब्सोल्यूट 0 कहलाता है। तमाम साइंटिफिक वर्क केल्विन टेम्परेचर स्केल को यूज़ करता है और ये सेल्सियस स्केल से किस तरह से रिलेटेड है? इन ऑर्डर टू चेंज टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन वी हैव टू ऐड 273 टू दैट टेम्परेचर। यहाँ पर बेटा कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पर सेल्सियस टेम्परेचर को केल्विन टेम्परेचर में चेंज करना है। इन तमाम केसेस में आप 273 को हर वैल्यू में ऐड करके केल्विन स्केल हासिल कर सकती हैं। दूसरी एग्जांपल में केल्विन टेम्परेचर को सेल्सियस टेम्परेचर में चेंज करना है। आप इन तमाम वैल्यूज से 273 को सब्ट्रैक्ट कर लें तो टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में आ जाएगा।